फाइल ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। फाइल होता है चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक, चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक। और इसे कहते हैं डेटाबेस को कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कलेक्शन या कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब रही बात कि जब फाइल में हम डेटा रख सकते थे तो डेटाबेस की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब फाइल बनाने के लिए भी हमें अलग अलग एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ता है। जैसे देखिए ना, अभी ये मैं कुछ लिख रहा हूँ क्या करके, एक फ़ाइल ही तो बनाया हूँ। किसका फ़ाइल बनाऊँ? MS वर्ड का यूज़ करके फ़ाइल बनाया हूँ। तो अलग अलग तरह के फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ता है ना। उसी तरीके से डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए भी एक एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ता है। कह सकते हैं या नहीं, एन एप्लीकेशन इज़ required to create and manage files। एक फाइल को क्रिएट और मैनेज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कोई ना कोई एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। उसी तरीके से एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी अलग अलग एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। एन एप्लीकेशन इज़ required to create and manage database। और उसे क्या कहते हैं? और जो इस काम को करने के लिए एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उस एप्लीकेशन का नाम क्या होता है? DBMS। क्या बोलते हैं उसे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस, दैट्स कॉल्ड DBMS। DBMS कहने का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये तो मैंने कुछ दोनों का बस डेफिनेशन देखा है कि क्या होता है। अब दोनों में हमें डिफरेंस भी देखना है कि क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इतना चीज़ क्लियर है कि हमें कोई भी अगर डेटा परमानेंटली रखना है तो हमें या तो फाइल बनाना होता है या डेटाबेस बनाना होगा। फाइल तब बनाएंगे जब छोटे से डेटा को लोकल मशीन पे रखना हो और सिर्फ वहीं से यूज़ करना हो। डेटाबेस तब बनाना ज़रूरी हो जाता है जब एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे डेटा को स्टोर करना हो ताकि उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। तो ये दो बिग डिफरेंस होता है किसके किसके बीच? फाइल और डेटाबेस के बीच। अब अगर हम कुछ डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करना चाहें तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, दो कॉलम लेते हैं, मल्टीपल रोज लेते हैं। इसमें हम पहले कॉलम में फाइल को डाल देते हैं, दूसरे कॉलम में डेटाबेस को डाल देते हैं। इतना तो एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा कि परमानेंट डेटा स्टोर करने का क्या मतलब है। कि अगर हम कंप्यूटर में डेटा रखें और कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी वो डेटा गायब ना हो तो क्या बोलेंगे कि परमानेंट नेचर का डेटा हमारा है। अब रही बात कि फाइल में डेटा स्टोर करने का मतलब ये हो गया कि ढेर सारे मेमोरी ब्लॉक्स जो कि हार्ड ड्राइव से एक्वायर करके एक हमने फाइल क्रिएट किया और उस फाइल के अंदर डेटा को स्टोर कर दिया। लेकिन फाइल में जब डेटा स्टोर करेंगे तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। वो उन्हीं सारे लिमिटेशंस को यहाँ हम पॉइंट आउट करने जा रहे हैं इन सारे डिफरेंसेस के रूप में। अब रही बात कि फाइल के साथ कुछ लिमिटेशंस थे जिसको दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया डेटाबेस का। और डेटाबेस में डेटा को जब हम स्टोर करेंगे या मैनेज करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा और उसी सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे इसका पूरा हम डिटेल एक बनाए हैं। वो डिटेल नोट्स आपको हम भेज देंगे डेटाबेस वाला, जो हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, सबके लिए वो सफिशिएंट होगा। अभी मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। ऐसे पहले भी अगर किसी को होगा, किसी के पास, मान लो आदित्य के पास माइट भी हो, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ऐसे ये वाला डिफरेंस उस नोटबुक में नहीं लिखा है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ।
नहीं कर सकते हो तो बुला लो, बाहर क्यों खड़े हो? और इसे क्या कह सकते हैं हम? चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉकर इसे कह सकते हैं। बुला लो, यहीं बैठा लो, क्या दिक्कत? नहीं नहीं, ऐसे ही, क्या दिक्कत है? वहाँ कहीं बोर होगी। हाँ क्या? इसे नोट कर लो, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और यहाँ जो डेटा होता है क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहने का मतलब कि जब डेटा हम लोग फाइल में रख रहे हैं तो इसका कोई प्रीडिफाइंड फॉर्मेट नहीं है कि आपको यहाँ टेबल बनाना है या इस कॉलम में रखना है, कहीं कुछ भी रख सकते हो आप। लेकिन जब आप डेटाबेस में डेटा रखते हैं तो डेटा को रखने से पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि डेटा क्या होगा, किस तरह का होगा, कितना बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें पहले से बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब जिसका कोई प्रीडिफाइंड फॉर्मेट हो, और अनस्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब जिसका कोई प्रीडिफाइंड फॉर्मेट नहीं हो। suitable for a small amount of data, और ये क्या है? suitable for big data। अगर बहुत बड़ा डेटा है, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को अगर हम फाइल में रखें ये बड़ा मुश्किल होगा। चलो एग्जांपल लेते हैं IRCTC का ही। अगर इंडियन रेलवे का डेटा अगर एक फाइल में रखा जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फाइल में रखा जाएगा तो मान लो कि 1 TB का उसका एक फाइल हो रहा है, तो अगर किसी को एक ट्रेन के बारे में अगर इंक्वायरी करना होगा तो भी उसको पूरा 1 TB का फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेटाबेस में रखा गया है तो अगर एक ट्रेन का इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेटाबेस चाहे वो 1 TB का हो या 1000 TB का हो, सिर्फ उसको एक ही इंफॉर्मेशन मिलेगा जो वो चाहता है। एक बात और है कि ये सिर्फ लोकल स्टोरेज में ही रख सकते हो, लेकिन इसे आप सर्वर पे, सेंट्रलाइज स्टोरेज पे रख सकते हो। क्या कह सकते हैं? लोकल स्टोरेज। और ये क्या होगा? इसको हम लोग सर्वर पे रखते हैं, तो क्या बोल सकते हैं? सर्वर स्टोरेज। सर्वर स्टोरेज का फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लो मैं ये फाइल बना रहा हूँ सपोज, अब इस फाइल को मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप लोग जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं, क्या इस फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं? आप लोग नहीं कर सकते हैं, आपको हमें शेयर करना पड़ेगा तब एक्सेस कर पाइएगा आप अपने मशीन से। लेकिन अगर मान लिया जाए इंडियन रेलवे का हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो, आप अपने मशीन से एक्सेस कर सकते हैं उतना डेटा जितना कि आपको परमिट किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो सर्वर स्टोरेज का फ़ायदा ये होता है कि इसको आप एक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन लोकल स्टोरेज में अगर कोई डेटा आपका रखा गया है, कोई फाइल रखा गया है, तो उसे आप उसी मशीन से एक्सेस कर सकते हैं। सिंगल एक्सेस एट अ टाइम। और इसमें क्या होता है? मल्टीपल एक्सेस, ये भी एक बेहतरीन फीचर है। मल्टीपल एक्सेस एट अ टाइम, मतलब अगर आप फाइल में कोई डेटा रखे हैं तो एक बार में एक ही यूज़र उस फाइल के डेटा को रीड कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। अगर कोई दूसरा यूज़र सेम टाइम पे उसी फाइल को अगर मॉडिफाई करना चाहे तो इसमें इनकंसिस्टेंसी आएगा, इसमें एरर आएगा। लेकिन अगर आप डेटाबेस की बात कीजिए तो एक डेटाबेस में मिलियन ऑफ यूज़र एक साथ एक्सेस कर सकते हैं।
और एक साथ अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एरर, बिना किसी प्रॉब्लम का एक साथ। जैसे मान लो इंडियन रेलवे का ही एग्जांपल फिर से लेते हैं, तो क्या एक बार में एक ही बंदा अपना टिकट बुक कर रहा होता है क्या? नहीं, कई बंदे अपने टिकट बुक कर रहे होते हैं, कुछ इंक्वायरी कर रहे होते हैं, कुछ फॉर्म भर रहे होते हैं, कुछ रिजल्ट देख रहे होंगे। मतलब एट अ टाइम अलग अलग तरह के यूज़र अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन फीचर है। टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ फाइल, मेटा डेटा इज रिक्वायर्ड। अगर आप फाइल से डेटा पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? मेटा डेटा चाहिए। मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसी को कहते हैं मेटा डेटा। अब जैसे मान लो यही फाइल हमने कहीं सेव करके रख दिया, इसी फाइल को हमने कहीं पे सेव करके रख दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इस फाइल को पढ़ें, तो अगर मुझे इस फाइल का नाम नहीं पता होगा तो क्या हम इस फाइल को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इस फाइल का मुझे टाइप नहीं पता होगा कि ये DOC है कि XLS है कि PPT है, तो क्या हम इस फाइल को पढ़ पाएंगे? जवाब होगा नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर हमें किसी फाइल में रखे गए डेटा को पढ़ना है तो ये ज़रूरी है कि उस फाइल का हमें क्या पता होना चाहिए? सारा डिटेल पता होना चाहिए, जिसे कि मेटा डेटा कहते हैं, डेटा अबाउट डेटा। जैसे मेटा डेटा कहने का क्या अर्थ हुआ कि फाइल का नाम क्या है, फाइल किस लोकेशन पर स्टोर है, फाइल का टाइप क्या है, फाइल का साइज क्या है। तो फाइल के बारे में जो इतनी सारी जानकारी हुई, इन्हीं जानकारी को क्या कहेंगे? मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। अब अगला सवाल ये बनता है कि क्या डेटाबेस को भी एक्सेस करने के लिए मेटा डेटा चाहिए? नहीं। सोच के देखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करते हैं, कहीं भी आपको ये बताने की ज़रूरत पड़ती है क्या कि डेटाबेस किस डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा? नहीं ना। तो मुझे वहाँ कोई मेटा डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि मुझे एक UI मिलता है, एक यूज़र इंटरफेस मिलता है, और उस UI के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उस डेटा बेस से इंटरैक्ट करके मुझे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हम कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? टू एक्सेस डेटा बेस, नो मेटा डेटा इज रिक्वायर्ड। डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें कोई मेटा डेटा नहीं चाहिए। तो इस मैटर में भी डेटाबेस क्या है? कहीं ना कहीं बहुत आगे है। किससे? फाइल से। इसमें अगर हम बात करें लेस सिक्योर, क्या? लेस सिक्योर। और ये क्या है? मोर सिक्योर। अब इसका क्या अर्थ है मैं बताता हूँ। मान लो कि ये वाली फाइल है, जो जिस फाइल पे मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ, अगर ये वाली फाइल मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी वही कंटेंट दिखेंगे, और अगर प्रिया पढ़ेगी उसको भी यही कंटेंट दिखेगा, तो अवनीश पढ़ेगा तो उसे भी यही कंटेंट दिखेगा। मतलब सेम फाइल को अगर डिफरेंट यूज़र के साथ मैं शेयर करता हूँ तो सबको कंटेंट क्या दिखेगा? कॉमन दिखेगा। लेकिन डेटाबेस के साथ ऐसा नहीं है। डेटाबेस में हम डिफरेंट यूजर को डिफरेंट लेवल का प्रिविलेज देकर के रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसे क्या कंटेंट दिखना चाहिए। तो सिक्योरिटी के मैटर में भी ये बहुत आगे है एज कंपेयर टू फाइल। अगर हम बात करें रिडंडेंसी, ये सबसे बड़ा पंगा था, रिडंडेंसी इन डेटा। अब डेटा में रिडंडेंसी होना अच्छी बात नहीं होती है। कहीं कहीं रिडंडेंसी अच्छा माना जाता है, जैसे नेटवर्क में रिडंडेंसी अच्छा माना जाता है, लेकिन डेटाबेस में रिडंडेंसी अच्छा नहीं माना जाता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट। रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेट। यहाँ डुप्लीकेट मतलब होगा, अगर डेटा में डुप्लीकेट डेटा रखा जाए, ये फाइल में पॉसिबल है लेकिन डेटाबेस में पॉसिबल नहीं है। नो रिडंडेंसी। अब यहाँ रिडंडेंसी को दूर करने के लिए कुछ स्पेशल तरीके दिए गए हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जा करके, नॉर्मलाइजेशन और की कॉन्स्टेंट के नाम से। नॉर्मलाइजेशन और की कॉन्स्टेंट के नाम से। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा, अगर सेम चीज़ अगर मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया, आप ध्यान से देखिए और बताइए मुझे, सेम चीज़ लिख दिया, अलाउड है या नहीं है? बिल्कुल अलाउड है, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? नहीं। अगर रिपीटेड डेटा को हम रखते हैं तो बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा। चलो सबसे पहले तो मोटा प्रॉब्लम, जो इसको कुछ नहीं आता है वो भी बता देगा कि एक ही चीज़ में बार बार लिख के समय और मेमोरी दोनों बर्बाद कर रहे हैं। चलो ये दो प्रॉब्लम तो है ही, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम आएगा। मान लो मुझे लगता है कि इस डेफिनेशन में कुछ मिस्टेक रह गया, तो मुझे जितने जगह पे डेटा खोज के हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो एक जगह पे चेंज कर दिया और दो जगह पे छूट गया, या दो जगह चेंज कर दिया एक जगह छूट गया, अब किसको हम सही माने किसको गलत माने? ये बाद में इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करेगा। तो रिडंडेंसी की वजह से बहुत तरह के इश्यूज आते हैं, जिसको कि डेटाबेस के टर्म में बोला जाता है एनामोली। क्या बोला जाता है? एनामोली। तो अगर हम बात करें तो डेटाबेस पे जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते वक्त जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो एरर आता है, उसी को बोला जाता है एनामोली। और एनामोली किसकी वजह से आता है? रिडंडेंसी की वजह से। किसकी वजह से? रिडंडेंसी की वजह से। तो ये दोबारा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइल में हो सकता है, लेकिन डेटाबेस में कोई रिडंडेंसी नहीं हो सकता है। ऑटो बैकअप, ऑटो बैकअप। और इसमें क्या होता है? नो ऑटो बैकअप। मतलब अगर हम कोई फाइल बना रहे हैं तो उस फाइल का ऑटोमेटिकली कोई बैकअप नहीं बन रहा होता है, लेकिन हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस का ऑटोमेटिक बैकअप बन रहा होता है। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं। चलो मैं थोड़ा और क्लैरिटी इस पे देना चाहता हूँ। मान लो ये फाइल मैं बना रहा हूँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम फाइल बना रहे हैं और यहाँ कुछ लिख रहे हैं, इसका एक डुप्लीकेट और फाइल बन जाए और उसमें भी ये सेम टाइम पे एंट्री होता रहे। ऐसा कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन डेटाबेस में है। अगर मान लो मैं यहाँ से कुछ डिलीट कर देता हूँ, बाय द वे यहाँ से सेलेक्ट किया, डिलीट किया, हम चाहते हैं कि जैसे ही डिलीट करे ऑटोमेटिकली इसका एक कॉपी बन जाए, लेकिन फाइल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डेटाबेस में ऐसा है। इसी को मैं यहाँ ऑटो बैकअप बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे कोई कमांड चला करके अलग से बैकअप बनाना पड़े, वो तो हम फाइल पे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम फाइल पे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो अपने आप उसका बैकअप बनता जाए कि हमने कब क्या किया। लेकिन ये चीज़ें फाइल पे अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है, लेकिन डेटाबेस में ये चीज़ें होता है। बहुत कॉमन चीज़ है इसमें। अब इसके फ़ायदे तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, इसके फ़ायदे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, नो गाइडलाइन टू स्टोर डेटा। लेकिन इसमें क्या है? गाइडलाइन टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने का इसमें गाइडलाइन है, और आप उस गाइडलाइन को फॉलो करके ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब अभी तक सारे मैटर में डेटाबेस ज़्यादा बढ़िया कर रहा है, लेकिन एक मैटर में डेटाबेस क्या होता है, थोड़ा यहाँ हारता है। ये क्या होता है? ये लेस एक्सपेंसिव होता है, और ये क्या होता है? मोर एक्सपेंसिव होता है। मोर एक्सपेंसिव होता है। इसके लिए बहुत स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड। और इसमें क्या बोलेंगे? स्पेशल स्किल। अब स्पेशल स्किल किसका चाहिए हमें? DBMS का, है ना? तो रिक्वायर्ड। तो बस यही दो कमी कह लीजिए डेटाबेस में। बाकी सब कुछ ज़्यादा बेहतर स्टेबल किस में मिल रहा है? सिक्योर किस में मिल रहा है? डेटाबेस में मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं कि फाइल जब था तो डेटाबेस क्यों आया, उसका जवाब है ये। अब इतना क्लियर है कि डेटाबेस क्या है। अब मान लीजिए कि हबनेट का ही एग्जांपल लेते हैं, तो हबनेट में जितने भी लोग हैं
वो या तो एम्प्लॉई है, या तो स्टूडेंट है, या एग्जामिनी है, या विजिटर है। अब हबनेट से रिलेटेड ये जितने भी तरह के लोग हैं, अगर उनका हम सारा डेटा रखते हैं एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो हम क्या बोलेंगे, हबनेट का डेटाबेस है। अब जब डेटाबेस में मैं बात करूं तो आप यूँ समझ लीजिए कि डेटाबेस अगर एक घर है, डेटाबेस क्या है, एक घर है जिस घर में एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे डेटा को रखा जा रहा है। बेसिकली ये दो वर्ड को मिला के बना है, डेटा प्लस बेस। डेटा प्लस बेस, डेटा क्या होता है ऑलरेडी जान रहे हैं, बेस क्या होता है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन, एक सिंगल लोकेशन। जैसे बोलते हैं आर्मी का बेस कैंप है, एयरफोर्स का बेस कैंप है, तो बेस कहने का मतलब वहाँ एक ही तरह के लोग होंगे। अब ऐसा नहीं कि आर्मी का बेस कैंप होगा तो उधर नेवी के बंदे डिप्लॉयड होंगे, नहीं, वहाँ आर्मी वाले ही होंगे। तो बेस कहने का मतलब एक ही तरह का कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। इसीलिए डेटाबेस का एकदम सिंपल डेफिनेशन क्या दिया जाता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जो डेटा आपस में रिलेट करता हो वैसे डेटा को ही रखा जाता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, तो बात ये होगी कि डेटाबेस एक्चुअली समझ लो कि क्या है, एक घर है। डेटाबेस क्या है, एक्चुअली एक घर है। तो उस घर के अंदर क्या बनेंगे, कमरे। तो उन कमरों को क्या बोलते हैं, टेबल। क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ रिलेशन, है ना। डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इन फॉर्म ऑफ रिलेशन। रिलेशन कहने का मतलब होता है टेबल, टेबल के रूप में स्टोर होता है। तो डेटाबेस में क्या बनेगा, टेबल्स बनेंगे। और टेबल्स के अंदर क्या होगा, तो टेबल्स के अंदर होंगे कॉलम्स। क्या होंगे, कॉलम्स। और कॉलम्स को हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। और टेबल्स को क्या बोल सकते हैं, एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। और कॉलम्स को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। और कॉलम के अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। फिर क्या होगा, कॉलम्स। और इसके अंदर हम कॉलम के अंदर क्या डालेंगे, डेटा। डेटा तो ये हायरार्की होने वाला है। तो डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स बनेंगे। टेबल्स का पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और स्ट्रक्चर बनाने वक्त हम उसे क्या बताते हैं, एट्रीब्यूट बताते हैं। टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर बताने के लिए मुझे पहले उसका एट्रीब्यूट बताना होता है, और उसी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली हमें उसमें डेटा फिल करना होता है। अब अगर हम डेटाबेस में एंटर करें प्रैक्टिकल पार्ट में, इससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत थियोरेटिकली नहीं ले जा रहा हूँ अभी। थियोरेटिकली ले जाने से पहले एक नोट शेयर करूँगा, ताकि हम वो नोट्स एक बार पढ़िए, उसके बाद हम डिटेल में थ्योरी में बताएंगे आपको। और अभी मैं नोट्स पहले शेयर ही कर देता हूँ। प्रैक्टिकल पार्ट में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। अब ये कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है डेटाबेस के टर्म में, मैं वो पहले क्लियर करूँ। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब यहाँ होता है रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शंस कहने का क्या मतलब है, अब अगर मान लिया जाए, चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। हमने एक टेबल बना दिया, बाय द वे इस टेबल का नाम रखा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या जानकारी हो सकती है, या स्टूडेंट का कुछ ना कुछ आईडी होगा या नाम होगा। स्टूडेंट का क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। नाम के अलावा उसका फ़ोन नंबर हो सकता है। उसके बाद इसका क्या हो सकता है, एज हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, किस कोर्स में वो इंटरेस्टेड है, ये हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है, मान लो एड्रेस हो सकता है। क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, या आधार नंबर हो सकता है। चलो आधार डाल दो, है ना, आधार नंबर, ये नो। अब चलो सोच के देखिए कि ये हमने जो स्टूडेंट का एक टेबल बनाने के लिए सोचा, ये हमारा टेबल है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का नेम होगा, फ़ोन होगा, एज होगा, ईमेल होगा, कोर्स होगा, ये हमने किस में बताया, स्ट्रक्चर बताया इसका,
मैंने ऐसे कहीं लिखा होगा नेम, फोन, एज, ईमेल, कोर्स और एनओ, है ना। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर बताया। अब इसके अकॉर्डिंगली जब यहाँ बना तो सोच के देखो कि अगर पहले स्टूडेंट का नाम है अमित, सॉरी, अगर पहले स्टूडेंट का नाम अमित है, कांस्टेंट का क्यों ज़रूरत पड़ा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मान लीजिए कि इसमें फ़ोन नंबर ये डाल दिया और किसी ने एज डाल दिया 6 साल। अब 6 साल का बच्चा हमारे पास क्या करने आएगा, या कोई मान लो कि 2 ही साल डाल दिया, मान लो 6 में तो आप लोग भी लॉजिक डालोगे, क्या है DCA पढ़ने आ गया, चलो 2 साल का बच्चा आ गया। अब 2 साल का बच्चा क्या करने आएगा भाई, यहाँ पे ईमेल आईडी के जगह पे किसी ने क्या किया कि कुछ इस तरीके से डाल दिया राम। अब ईमेल आईडी ये वैलिड है क्या, नहीं। कोर्स के जगह पे मान लीजिए चलिए कुछ भी डाला, सपोज पाइथन ने डाल दिया। आधार नंबर के जगह पे अपना नाम डाल दिया, तो ये सही है, नहीं। तो हम लोग रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाते हैं, कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं ताकि डेटाबेस में डेटा क्या हो, वैलिड हो। डेटा क्या हो, वैलिड हो। इनवैलिड डेटा कोई न डाल सके, इसी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो सोचिए कि पहला चीज़ क्या करना मुझे है कि फ़ोन नंबर क्या 2 बंदे का सेम हो सकता है। मान लीजिए अमित भी है और सुमित भी है, दोनों अपना फ़ोन नंबर सेम डाल दिया है, ये सही है, नहीं। तो यहाँ पहला रिस्ट्रिक्शन तो ये लगना चाहिए, या कोई ऐसा करे अपना नाम ही छोड़ दे अब बाकी सब चीज़ भर दे, ये भी सही है, नहीं, ये भी सही नहीं। होना क्या चाहिए कि नाम पहले फिल होना चाहिए। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, तो ऐसे लगाना होगा जैसे मैंने लिखा नेम। अब बताना पड़ेगा कि नेम क्या होगा, इंटीजर होगा कि कैरेक्टर होगा कि दोनों का मिश्रण होगा। अब अगर नाम लगता है कि सिर्फ क्या होगा, कैरेक्टर होगा, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए टेक्स्ट। क्या लिखना चाहिए, टेक्स्ट। अब हम चाहते हैं कि नाम गलती से भी ब्लैंक ना छोड़े, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, नॉट नल। तो ये जो मैंने लिखा नेम, ये है फील्ड का नाम जो मुझे दिखाना है टेबल में, और ये जो हमने लिखा वो ये है कि कोई नाम में अपना 1 2 3 ना डाल दे, 1 2 3 ना डाल दे, ऐसे ना डाल दे, अलाउड नहीं होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, टेक्स्ट। ये है डेटा टाइप, और इसे कोई ब्लैंक ना छोड़ दे इसके लिए मैंने क्या लगाया, नॉट नल। इसे कोई ब्लैंक ना छोड़े इसलिए क्या लगाए, नॉट नल। तो नॉट नल क्या हुआ, एक कांस्टेंट हुआ। नॉट नल एक कांस्टेंट है। उसके बाद फिर क्या लिखा गया, फोन। फोन क्या है, फील्ड का नाम है, एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, और इस पे मैं क्या चाहता हूँ कि 2 बंदे का सेम ना हो। तो मुझे यहाँ पे पहले ये बताना पड़ेगा कि फ़ोन नंबर होगा क्या, तो इंटीजर होगा। कितने डिजिट का होगा, तो हाँ 10 डिजिट का होगा तो 11 देना पड़ेगा, 11 होगा। और अगर 11 डिजिट का होगा तो 12 लिखना पड़ेगा। तो फ़ोन के बाद लिखेंगे इंट। अब फ़ोन नंबर हम चाहते हैं 2 का सेम ना हो, तो क्या लिखना पड़ेगा, प्राइमरी की। क्या लिखेंगे, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, प्राइमरी की एक कांस्टेंट है। और अगर किसी एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बना देते हो तो इसका मतलब 2 तरह का रेस्ट्रिक्शन उस पर लगा दिया आपने। पहला ये ब्लैंक नहीं होगा, और दूसरा ये कि 2 अलग अलग रिकॉर्ड का, 2 अलग अलग टपल का सेम फ़ोन नंबर नहीं होगा। रिकॉर्ड, इसको पूरे को एक रिकॉर्ड बोलते हैं या टपल बोलते हैं। ये पूरा जो एक देख रहे हो इसे क्या बोलेंगे, एक टपल या रिकॉर्ड बोलेंगे। तो कोई भी 2 टपल का या 2 रिकॉर्ड का फ़ोन नंबर सेम नहीं होगा। कब, जब आपने इस पर कांस्टेंट कौन सा लगा दिया, प्राइमरी की कांस्टेंट लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि एज क्या नहीं हो, 18 से कम ना कोई डाले, अगर डाले तो एक्सेप्ट ही ना हो। तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, यहाँ भी एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और इसको क्या बोलते हैं, चेक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, चेक कांस्टेंट। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेक, और क्या लिखेंगे, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये चेक करेगा कि क्या एज 18 या 18 से ज़्यादा है या नहीं है, ये चेक करेगा। लेकिन उससे पहले ये बताना पड़ेगा इसका इंट होगा। एज क्या होगा, इंट। अब इंट कितना, अब हमारे पास कोई 100 साल के तो नहीं आएंगे बूढ़ो पढ़ने, तो हम चाहते हैं 2 डिजिट में हो, तो 2 डालेंगे। अगर लगता है कि 100 साल वाला भी आ सकता है तो 3 डाल दो।
है ना। अब 3 डाल दिए तो 999 साल के भी लोग पढ़ने आ सकते हैं 3 डिजिट में। एज इंट हो गया और चेक करेगा तो ये हमने जो लिखा ये डेटा टाइप है और ये उसका साइज है और ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। चेक क्या है, कांस्टेंट है। उसी तरीके से क्या 2 बंदे का ईमेल सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम चाहते हैं ईमेल के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाना है। ईमेल में क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैर कैर। क्या लिखेंगे, वैर कैर। और वैर कैर के बाद क्या डालेंगे, वैर कैर के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे किसी का ईमेल, कितना होगा, 50 कैरेक्टर का। अब ईमेल सेम नहीं होगा तो हम प्राइमरी नहीं लिख सकते ऐसे, ऐसा लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि एक ही टेबल में 2 एट्रीब्यूट का कांस्टेंट प्राइमरी की नहीं हो सकता। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यूनिक की। यूनिक की, प्राइमरी की और यूनिक की में एक बड़ा अंतर ये है कि एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की हो सकता है, लेकिन एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकता है। यूनिक की वाला फील्ड ब्लैंक भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की वाला फील्ड ब्लैंक नहीं हो सकता। यूनिक की हो गया और क्या हो गया, प्राइमरी की। और प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है हमने देखा, तो प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकता है, लेकिन यूनिक की एक टेबल में मल्टीपल हो सकता है। प्राइमरी की ब्लैंक नहीं हो सकता है, बट यूनिक की ब्लैंक हो सकता है। अब रही बात कोर्स का, तो कोर्स पे क्या लगाना है, कोर्स जैसे कोई बोलेगा पाइथन 3, तो पाइथन में कैरेक्टर भी आया, नंबर भी आया, तो इसका भी डेटा टाइप हम क्या ले सकते हैं, वैर कैर। क्या ले सकते हैं, वैर कैर। और मान लो नाम क्या हो सकता है, 30 कैरेक्टर का। अब हम चाहते हैं कि ब्लैंक कोई ना छोड़े, तो क्या लिखेंगे हम, नॉट नल। तो नॉट नल क्या है, एक कांस्टेंट है, नॉट नल एक कांस्टेंट है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है आपका आधार नंबर। आधार नंबर क्या हो सकता है, तो आधार नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। और ब्लैंक हो सकता है, किसी का आधार नंबर नहीं अगर है तो ब्लैंक छोड़ सकता है। तो क्या बोलेंगे, ये इंटीजर ही होगा, लेकिन कितने डिजिट का होता है, 12 होता है जी। तो यहाँ 13 डाल देंगे और क्या लिखेंगे, यूनिक। क्या लिखेंगे, यूनिक की। इस तरीके से तो हमने जो ये देखा कि कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट क्या होता है, एक तरह का रेस्ट्रिक्शन होता है जो हम लोग टेबल पे इसलिए लगाते हैं ताकि टेबल में डेटा जो हो वो जेन्युइन हो, वैलिडेट किया हुआ हो। ऐसा नहीं कि कोई भी गार्बेज डेटा इंटर कर दिया जाए। तो रेस्ट्रिक्शन इसीलिए डालते हैं ताकि डेटाबेस में जो टेबल आप बनाए हो, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड डालना है वो रिकॉर्ड सही डाले यूज़र, न कि इनवैलिड रिकॉर्ड डाल दे। तो होपफुली कांस्टेंट समझ में आ रहा होगा। ये कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं हो सकता है आपका। अब कांस्टेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ पॉइंट वाइज। प्राइमरी की कांस्टेंट ये याद रखना है। दूसरा यूनिक
की कांस्टेंट, तीसरा जो इंपॉर्टेंट याद रखना है दैट इज नॉट नल, चौथा जो याद रखना है दैट इज डिफॉल्ट, दैट इज डिफॉल्ट। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम चाहते हैं कि अपने आप ले ले, अगर नहीं भी यूज़र डालता है तो डिफ़ॉल्ट। फिर अगर हम चेक करना चाहते हैं तो कौन सा कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट और कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं फॉरेन की कांस्टेंट, है ना, फॉरेन की कांस्टेंट। फॉरेन की बेसिकली यूज़ किया जाता है दो टेबल को लिंक करने के लिए, टू लिंक टू डिफरेंट tables within a database। एक डेटाबेस के अंदर दो अलग अलग टेबल को लिंक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉरेन की का। यूनिक अगर प्राइमरी की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा इसके बारे में कि ये सिंगल हो सकता है इन अ टेबल, एक टेबल में सिंगल ही होगा, नंबर एक। और कह सकते हो कि ये ब्लैंक भी नहीं हो सकता, क्या लिख सकते हैं, कांट बी ब्लैंक, ये ब्लैंक भी नहीं हो सकता, और ना ही ये डुप्लीकेट वैल्यू रख सकता है, कांट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। ना तो ये डुप्लीकेट वैल्यू रख सकता है और ना ही ब्लैंक रख सकता है, ये पॉइंट याद रखना। यूनिक वाले में क्या होगा कि ये नल तो हो सकता है लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकता। ये पहली बात कि क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है इन अ टेबल, एक टेबल में मल्टीपल हो सकता है, और कैन बी ब्लैंक बट नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। ये ब्लैंक तो हो सकता है लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकता है। नॉट नल कहने का मतलब कि ब्लैंक नहीं हो सकता बट डुप्लीकेट रख सकता है। ये क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है इन अ टेबल। कांट बी ब्लैंक बट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू। ये ब्लैंक तो नहीं होगा लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू रख सकता है। ये भी क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है एक टेबल में, मल्टीपल इन अ टेबल, एक टेबल में मल्टीपल हो सकता है। लेकिन इसका यूज स्पेशल पर्पस से होता है, यूज टू सेट और पास डिफॉल्ट वैल्यू इन अ फील्ड। एक फील्ड में डिफॉल्ट वैल्यू डालने के लिए डिफॉल्ट का यूज किया जाता है। इसके अलावा चेक, ये भी मल्टीपल हो सकता है एक टेबल में, मल्टीपल इन अ टेबल, एक टेबल में मल्टीपल कॉलम का आप कांस्टेंट चेक लगा सकते हो, और ये इस्तेमाल होता है यूज टू चेक द वैल्यू फील्ड के वैल्यू को ये चेक करता है। अब अगर कंडीशन ट्रू मिलेगा तो अलाउ करेगा, फॉल्स मिलेगा तो अलाउ नहीं करेगा। फॉरेन की के बारे में लिख ही दिया हूँ कि इसका मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस होता है लिंक करना, टू लिंक टू डिफरेंट टेबल विद इन अ डेटाबेस। तो कांस्टेंट के नाम पे ये 5-6 याद रखिएगा, हमारा सारा काम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
और इसको मैं और इजी वे में ही बताने की कोशिश किया हूँ, डायरेक्ट लैब में नहीं इंटर किया हूँ। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग और डेप्थ में देखते हैं इसको। फाइनल डेटाबेस के नाम से चलो बहुत जल्दी याद आ गया। अच्छा समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत मैं सिंपल रखने की कोशिश की हूँ आज, बहुत किताब और नोट्स के तरफ से नहीं चल रहे हम लोग। sumit@gmail.com और मान लो कि इसका डेट ऑफ एडमिशन जो है 12/7/2022 का है, और ये भी किस में आ रहा है, मान लो P103 में आ रहा है, और ये जावा कर रहा है। क्या कर रहा है? जावा का ये कोर्स है, और 12,000 ये। अब सोचो कि अगर हमें पाइथन कोर्स को हटा देना है तो क्या होगा? दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अमित का रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, पाइथन भी डिलीट हो जाएगा। अब ये जबकि यूनिक आईडी है, बावजूद ये रिपीट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिडंडेंसी। अब इस रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करने के लिए ये करना पड़ेगा कि इसको एक अलग टेबल में रखना होगा, और इसे एक अलग टेबल में रखना होगा, इसे एक अलग टेबल और बाकी डेटा को एक टेबल। क्योंकि यहाँ मुझे दो लॉजिकल डेटा दिख रहा है, एक डेटा जो स्टूडेंट का है और दूसरा डेटा जो कोर्स का है, साफ साफ दिख रहा है। तो मुझे यहाँ से इसको अलग टेबल में स्प्लिट करना होगा। अगर ऐसा कुछ है तब तो ठीक, नहीं तो करना पड़ेगा। कोई नहीं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हमें एक नया क्या करना होगा? एक टेबल लेना पड़ेगा। कितने कॉलम का? 3 कॉलम का, 4 का है, 3 कॉलम का। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल V, है ना, इस तरीके से। अब देखो करना क्या पड़ेगा कि इसका नाम रखेंगे कोर्स, इसका क्या नाम रखेंगे? अब यहाँ मुझे इसे डिलीट कर देना होगा, इसे हमें डिलीट करना होगा, और डिलीट कॉलम्स, डिलीट कर दिए। अब यहाँ बस एक कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, और इसका नाम क्या रखेंगे? CID। क्या नाम रखेंगे? CID, कोर्स ID। क्या बात तेरी, अब सही है? अच्छा, इसको नहीं करना है, अब सही है। अब इसे डिलीट करना है, और यहाँ मुझे क्या कर लेना है? एक कॉलम डालना है। इसलिए बोलता है तुम लोग आओगे तो बोर्ड पे भी समझा पाएंगे, इसको बोर्ड पे समझाना आसान भी रहता है। तो यहाँ से अगर बात करें, क्या है? CID, कोर्स ID। अब मुझे इन दोनों टेबल को जस्ट क्या करना होगा? लिंक कर देना होगा। क्या कर देना होगा? लिंक कर देना होगा। और दोनों टेबल को लिंक करने के लिए चलो हम लोग कुछ ऐसा यूज करते हैं। रोटेट भी होता है क्या ये? ना, रोटेट तो नहीं होगा, कुछ और होता है ना, ये होगा रोटेट। तो सर्कल बन कहाँ रहा है? बनेगा, हाँ यही चीज़ तो चाहिए था। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। देखो बेसिकली इससे इसको हमें कनेक्ट करके दिखाना है। ये जो CID है, तो यहाँ ये प्राइमरी की होगा, यहाँ क्या होगा? ये पिक के होगा, प्राइमरी की होगा। और यहाँ इस टेबल में इसको क्या बनाना पड़ेगा? मुझे फॉरेन की बनाना पड़ेगा। क्या बनाना होगा? फॉरेन की बनाना होगा। और मान लो कि ये पहला जो अमित है वो अगर P101 में था तो यहाँ P101 जाएगा,
अगर सुमित भी P101 में था तो 101 जाएगा, लेकिन ये किस में था, P103 में था तो P103 जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो अब देखो दोनों में यहाँ बेस रिपीट टेबल हो रहा कौन है सा है क्या सर? सेम डेटा? नहीं। तो रिडंडेंसी को हटाने के लिए डेटाबेस से नॉर्मलाइजेशन रूल को यूज़ किया जाता है, और नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि एक लॉजिकल डेटा को एक जगह रखिए, दूसरे लॉजिकल डेटा को दूसरे टेबल में रखिए, और दोनों को अगर ज़रूरत है तो दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, लिंक कर दीजिए। तो हमने एक टेबल बनाया है स्टूडेंट का, एक टेबल बनाया कोर्स का, और दोनों में बेस टेबल ऑफ कोर्स कोर्स रहेगा, कोर्स है तब तो स्टूडेंट आ रहे हैं। तो इसको हम लोग इससे लिंक कर रहे हैं, बिकॉज इसमें पिक के है और इसमें क्या है, फॉरेन की है, इस तरीके से। अच्छा रहने दो ना, तो इससे तुम काहे ध्यान दे रही है, वो तुम्हारा पार्ट नहीं है, वो तुम्हारा पार्ट नहीं है, इसलिए उधर ध्यान ही नहीं देने का है। एंटायर करो, अभी और भी है, और डिलीट करने में समय लग जाएगा। चलो, तो हम लोग यहाँ बात कर लिए कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन हमारा कहानी शुरू होगा इसका प्रैक्टिकल पार्ट से। और प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग सबसे पहले, अगर नहीं किए हो तो ठीक है कर लो, हमें डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा। अगले काम के रूप में हमें क्या करना होगा, डेटाबेस सेटअप करना होगा। और हम लोग देखेंगे डेटाबेस सेटअप में भी दो अलग अलग चीज़ें, या तो हम यहाँ पे अपना MySQL सेटअप करेंगे, या दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे क्या यूज़ करके, XAMPP को भी यूज़ कर सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास। और जब हम लोग डेटाबेस सेटअप कर चुके होंगे, तो डेटाबेस सेटअप करने के बाद जो नेक्स्ट हमें करना होगा वो पढ़ना पड़ता है अलग अलग डेटाबेस लैंग्वेज। क्या पढ़ना पड़ेगा, डेटाबेस लैंग्वेज। अब डेटाबेस लैंग्वेज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर हम पढ़ेंगे DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर हम लोग पढ़ेंगे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, फिर हम लोग पढ़ेंगे डेटा कंट्रोल के बाद TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये अलग अलग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, ये कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है। पूछो, इसको सेव कर लेते हैं अभी।